बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ दिनों पहले तक बिखरी हुई दिखाई देती थी, या एक ऐसी जमात जिसके पास कोई वजह नहीं थी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे और कुछ ना इत्तफाक़ी थी, लेकिन DGISPR ने और इमरान खान साहब के एक दो इक़दामात ने इस जमात में एक नई रूह फूंक दी है। पहले तो इमरान खान साहब ने जब गंडापुर को निकाला तो जमात बहुत तगड़ी हो गई। फिर पता चला कि अब इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया सुहेल अफरीदी को, तो नौजवान जो हैं वो और तगड़े हो गए। फिर जो DGISPR ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। यानी DGISPR का जितना शुक्रिया अदा करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना कम है। और तहरीक इंसाफ ने DGISPR को जो जवाब दिया है, मैं इसको जवाब नहीं कहूँगा, मैं इसको रगड़ा कहूँगा। वजह यह है कि उन्होंने एक एक हकीकत निकाल के सामने रखी। देखिए, DGISPR पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बजट लेने वाले इदारे, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान हैं, तो उनके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जब बात करें तो उन्हें फैक्ट के साथ करनी चाहिए। वो जब बात करें तो उनका एक एक लफ्ज़ हकीकत के ऊपर मबनी होना चाहिए। जज्बाती तकारीर सियासतदान करते हैं, बच्चे करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप सहाफ़ियों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पूरी दुनिया आपको सुनती है, आप जज्बाती तकारीर नहीं कर सकते। आप इधर उधर की बात मिक्स नहीं कर सकते। आपको हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी होती है। हम सारे ये समझ रहे थे कि DGISPR आएंगे और आकर जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया गया उस पर बात करेंगे, अपनी पॉलिसी देंगे, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा था कि सियासत है, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बल्कि इस्लामाबाद से DGISPR अपने सहाफ़ियों को लेकर आए पेशावर। भाई, अगर आपने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को मौका देते ना, वो बात कर लेते, आप उन्हें जवाब दे देते उनके सवालात के। लेकिन बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर के सहाफ़ियों को फेस करते, उन्होंने ज़्यादातर अपने सहाफ़ी साथ इस्लामाबाद से लेकर आए, जिनके साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर सहाफ़ी अपने साथ ही लेकर आने थे तो वहीं कर लेते जहाँ पे सहाफ़ी भी थे, आप भी थे। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल, ये एक पैगाम देने के लिए आए थे कि गंडापुर चला गया, लेकिन हम मौजूद हैं। और गंडापुर से तो बड़े वादे वूदे किए जा रहे हैं और नए वज़ीर आला के रास्ते को रोका जा रहा है, लेकिन DGISPR से इतनी कमज़ोर और ऐसी बग़ैर दलील के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे तवक्को नहीं थी। यानी आज तक की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप निकाल कर देखें, इन्होंने झूठा साबित कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR को सबूतों के साथ। यानी उन्होंने दिखाया जनाब के एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के बावजूद सिर्फ जज्बाती तकरीर की है और काफ़ी धमकी आमेज लहजा था उनका, और जिसकी कीमत आज या कल ये इस इदारे को चुकानी पड़ेगी। जबकि PTI ने एक एक अखबारी तराशा, वज़रा के बयानात, जो PDM के बयानात हैं वो सारे, इमरान खान साहब के बयानात, जनरल बाजवा के बयानात और तारीख़ी वाक़यात की अखबारी रिपोर्टिंग्स निकाल निकाल कर, हाईलाइटर लगा लगा के उन्होंने साबित किया कि DG साहब आप झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े इदारे के तर्जुमान की जानिब से इतनी सतही और कमज़ोर और बग़ैर दलील और सबूत के बात करने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। DGISPR का एक बयान है, हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। क्यों जी? आप कौन हैं? आप एक सरकारी ऑफिसर हैं। अवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है जिससे आपका घर चलता है। आप रिटायर हो जाएंगे, एक और सरकारी ऑफिसर आ जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तानियों का 25 करोड़ लोगों का। वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा, और वो अपना फैसला वोट के ज़रिए से करके जिसको लेकर आएंगे वो पॉलिसी बनाएगा। अब ऑपरेशन की हमायत करे या मुखालफत करे, ये हक हासिल है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को। ये हक हासिल है कि वो जो पॉलिसी चाहे वो बनाए। किसी इदारे को पॉलिसी बनाने का हक हासिल नहीं है, वो बना नहीं सकते। और आपसे कबूलियत मांगी किसने है? यानी इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपके टोटल इदारे के सारे वोट भी इकट्ठे कर लें, 5-7 लाख वोट है, और वो सारे के सारे इमरान खान को पढ़ते हैं। अभी तो फौज के अंदर सर्वे करवा कर देख लें, 90% फौजी इमरान खान के साथ खड़े। उन्हें पता है कि उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है। तो उन्होंने कहा जी हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आप जुर्रत चेक करें, आप
दिलेरी चेक करें आपके, हमें कबूल नहीं है। ये तो कभी आमरों ने ऐसी बातें नहीं की, डिक्टेटरों ने ऐसी बातें नहीं की जैसी DGISPR करके चले गए कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। भैया आपका हैसियत क्या है आपकी? आप कैसे कह सकते हैं कबूल है या नहीं है? आप नहीं कर सकते इस पे बात। जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे, भाई उनकी मर्जी है वो करें हमायत या ना करें। वो मुखालफत करना चाहें तो मुखालफत भी कर सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है। आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी। और इमरान खान की राय जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, एक्चुअली तो वो है जिसको सारे लोगों ने वोट डाला। ये तो आपने छीन लिया, जाली फॉर्म 47 देकर उससे उसका आपने हक छीना। बहरहाल ये एक सबूत के तौर पे ये बयान हमेशा मौजूद रहेगा और ये हॉन्ट करता रहेगा ये बयान पाकिस्तान की फौज को। ये मेरी बात आप आज लिख कर रख लें। नादरीन, ये एक जनरल तारिक खान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए कैटेगोरिकली कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान की, वो वापस लेकर आए तालिबान को, TTP को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुराद सईद ने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन ये वापस लेकर आए। ये बात एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है और बाकी भी कह रहे हैं। कुछ तराशे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखे, उसके अंदर ये एक खबर मेरे सामने है और ये है अगस्त 12, 2022 की। इस खबर में, ये 2022 की खबर है और अगस्त की खबर है। एज फाइटर्स रिटर्न के, अब क्योंकि लड़ाका लोग वापस आ रहे हैं, ये अगस्त 2022 में। इमरान खान की अप्रैल में हुकूमत चली गई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के बाद दहशतगर्दों के वापस आने पे ये खबर छपती है। और इसमें कहते हैं पाकिस्तानियों को डर लग गया है कि तालिबान वाला माहौल दोबारा बनने जा रहा है। जनरल बाजवा अश्योर्स टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन तरीके तालिबान पाकिस्तान टॉक्स। जनरल बाजवा ने यकीन दिलाया कि वो पार्लियामान को तालिबान के साथ बातचीत पर एतमाद में लेंगे। ये खबर कब की है? ये नवंबर 9, 2021 की है, जब जनरल बाजवा ने यह प्लान बनाया था और उन्होंने कहा था, ये अखबारात में लिखा हुआ, इनमें किसी पे केस नहीं किया, ना बाजवा ने ना किसी और ने। और फिर एक और खबर, राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट, और ये एक नहीं बहुत सारे स्टेटमेंट है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है, इसके अंदर मरियम औरंगजेब का स्टेटमेंट है, इसके अंदर जरदारी साहब के हवाले से भी एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या DGISPR है उनका एक प्रेस रिलीज भी है इसी के अंदर। और इन्हीं दिनों में अंदाजा कीजिए अब, जो साबित करता है कि तालिबान इमरान खान के दौर में वापस नहीं आए। एक भी दहशतगर्द इमरान खान के दौर में वापस नहीं आया, क्योंकि पॉलिसी बनी नहीं थी। ये पॉलिसी बनती है 6 जुलाई 2022 को। अप्रैल में हुकूमत गिरी, मई, जून, जुलाई, 3 महीने के बाद पॉलिसी बनती है। और ये जो पॉलिसी बनती है इसकी खबरें भी मेरे पास मौजूद हैं, ये देख लें आप। ये जनाब 7 जुलाई का अखबार है और ये एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर डायलॉग स्टेज पर है। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने इसकी तफसीलात ये बताई कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी। पार्लियामेंट इस मुज़ाकरात में शामिल होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खदशात के इजहार पर बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है और तमाम जमातों ने कहा कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए। अस्करी क़यादत ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो और इस अमल की सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ने हमायत की है। TTP से मुताल्लिक हतमी फैसला पार्लियामेंट का होगा। ये राणा सनाउल्लाह। कब? 6 जुलाई 2022। और तालिबान आते कब है? अगस्त 2022 में। यानी इमरान खान अप्रैल में जाते हैं, उनके जाने के बाद मई में मीटिंग्स का आगाज़ होता है, जून में डिस्कशन होती है, जुलाई में बाकायदा बड़ी मीटिंग होती है, अगस्त में तालिबान आना शुरू होते हैं। तो DGISPR इन तमाम सबूतों की और गवाहों की मौजूदगी में झूठे साबित हो गए। नहीं बोलना चाहिए था झूठ। ये देखें ना, जंग अखबार देख लें, पसंदीदा अखबार। TTP मुज़ाकरात हतमी फैसला पार्लियामेंट का। सिविल और अस्करी नुमाइंदों की कमेटी अफगान हुकूमत के साथ
के ताउन से बातचीत कर रही है। कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। जरदारी भी मुज़ाकरात के हक में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया को ब्रीफिंग। आइन और कानून के मुताबिक ही अमन लाएंगे, ये भी ब्रीफिंग। और इसमें एक और मजे की बात देखें, कौम और फौज की कुर्बानियों के बायस मुल्क में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं रहा। यानी ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं था। और इन्होंने फिर उसके बाद दहशतगर्द मंगवाए पाकिस्तान में, खुद कह रहे हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई। साबित हो रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तमाम अखबारात में लिखा हुआ है। पहले ये कहते हैं जनाब देखकर कौन कहता है खारजियों और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। भाई बात करने का तो आगाज आपने किया। एक एक बंदा, डीजी साहब गवाही दे रहा है कि जनरल बाजवा चाहते थे बातचीत करना और उन्होंने आगाज किया था। इमरान खान का स्टेटमेंट निकाल के दिखा देते हैं आपको। वो कहते हैं 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये 35-40 हज़ार लोग हैं जिनमें दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलियां मिला के ये 35-40 हज़ार लोग हैं। इनमें कुछ 5,000-7 हज़ार के करीब वो लोग हैं जो मुसल्ला है, दहशतगर्द हैं। वो अगर हथियार फेंक के आते हैं और मामला हल होते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलके, मकामी क़यादत और जिरगे वगैरह मिलकर करते हैं तो ठीक है, कर लें। लेकिन लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ये रिजेक्ट हो गया फॉर्मूला। ये बता रहे हैं मंसूबा पेश किया गया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है, जो इसी दौर में बसाए गए हैं। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यह इमरान खान साहब का एक दिन पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि DGI-SPR क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी DGI-SPR को एक बात कही थी। तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें ISPR साहब, मेरी बात ज़रा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखें ISPR साहब, मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, ज़रा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने DGI-SPR को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्रीफिंग दी थी 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। ये उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाक़या बताया। और क्योंकि PTI इस्तीफ़े देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज़ निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि ये सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज़ का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज बिलाकर DGI-SPR ने इकबाल जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए इस एतराफ़ जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फ़ौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहाँ पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए। लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को और इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हक़ाइक़, अखबारात, हर चीज़ ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने PDM को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहाँ पे आपने वेंटिलेटर, हुकूमत ने कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वज़ीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक़ में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफ़गानिस्तान एक वफ़द भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज़ उठाता रहा। DG साहब, आपका ही इदारा मुझे फ़ोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से।
मैंने जवाब दिया 80,000 शोधा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वजीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये बंदे सवाल से 48 घंटों में निकल गए। अच्छा, इस वक्त मेरी मुराद सईद से बात भी हुई थी। जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया है और भाई लोगों ने मांगा है, भाई लोग बोलते हैं इनको ISI वालों को और फौजियों को, इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा है और ये कह रहे हैं कि स्वाट से ये तालिबान निकल जाएंगे, TTP वापस चली जाएगी। तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों पे जाके कहीं रुक गए। यहां पे भी मुराद सईद ने यही कहा। उन्होंने कहा जनाब बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी, तो फिर ISPR और ISI का मुझे फोन आया कि स्वाट से तो निकल गए हैं, अब तुम मुल्क के ठेकेदार ना बनो। तो फिर मैं अमन का ठेकेदार बन गया और आखिरी बंदा निकलने तक सड़कों पे रहा। मुझे मुराद सईद ने बताया था कि पुलिस नीचे जाती थी, पहाड़ों के ऊपर तालिबान जाते थे और उनको ऑर्डर आया हुआ था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वापस अफगानिस्तान में वो दाखिल हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान में लेकर आ रही थी। मैंने उस दौर में इस पर वीलॉग भी किया था, मैं गवाह हूं इस बात का। मुराद सईद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मुराद सईद का कहना है, उन्होंने बताया किस तरीके से फिर तालिबान लाए गए, हमने मुजाहरे किए, हमने बहुत कुछ किया, फिर मेरे ऊपर आप लोगों ने सारा मलबा डाल दिया और मुझे कहा जनाब कि इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। 9 मई से पहले ही मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा रोला डाल दिया गया था मेरे बारे में। फिर उन्होंने कहा फिर तुम जनाजों पर जज्बाती बयानात बनाओ, झूठ बोलो, मगरमच्छ के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ते चढ़ते थक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारी ताकत को दबाम देने के लिए बहुत बली चढ़ चुके हैं। मेरे हर पाकिस्तानी शहरी, हर जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों के बच्चे तुम्हारी जंगों का ईंधन क्यों बने? जिन कदमों से लेकर आए हो उन्हीं पैरों वापस भिजवा दो। जैसे फैलाया है वैसे ही समेट लो। बहुत हो गई ये अदाकारियां तुम्हारी, रियाकारियां। ये मुराद सईद का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह ये सारा कुछ बताया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दौरे हुकूमत में तो हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया, बातचीत की मालिक से, जो मालिक साहब हैं जर्नलिस्ट। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट तक भी तालिबान जी है उनकी वापसी नहीं हुई थी। हालांकि बाजवा ने झूठ बोला, तालिबान अगस्त सितंबर में वापस आ रहे थे पाकिस्तान में। जनरल बाजवा नवंबर में रिटायर हुए थे, झूठ बोला। लेकिन जनरल बाजवा ने तो ये तक कह दिया कि मेरे दौर में तो वापस ही नहीं आए, ये तो आसिम मुनीर के दौर में वापस आए। ये बात जनरल बाजवा ने कही मालिक साहब से। जावेद हाशमी साहब ने भी इस पर रद्दमल दिया, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। सायरा बानो साहिबा ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। DGISPR ने कहा जी कि सिंध में और पंजाब में दहशतगर्दी क्यों नहीं है? बहुत दहशतगर्दी हुई इन दोनों जगह पे भी माजी में, पॉलिसीज के नतीजे में। लेकिन उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा उठाया। उन्होंने कहा जनरल अयूब ने अमेरिका को जो पहला अड्डा दिया वो पंजाब में था या सिंध में? जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन का जो बेस कैंप बनाया, पंजाब को बनाया या सिंध को बनाया? जनरल मुशर्रफ के ताउन से अमेरिका ने ड्रोन हमले पंजाब में किए या सिंध में किए? जब ये सारा गंद आपने डाला खैबर पख्तूनख्वा में तो दहशतगर्दी वहीं आएगी ना। वैसे बलूचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते DGISPR? बलूचिस्तान के ऊपर तो कई दहाइयों से आपकी अपनी हुकूमत है, कई दहाइयों से आपका अपना कंट्रोल है। 70 की दहाई से लेकर आज तक बलूचिस्तान आपने अपने कंट्रोल से बाहर जाने कब दिया है? फौज का बिला किसी और की शराकत के मुकम्मल कंट्रोल है बलूचिस्तान और वहां की हुकूमत पे हमेशा से। और पाकिस्तान का सबसे बदतरीन अमन अमान वाला सूबा आज बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सिर्फ 2-3 चीज़ों को अमान है। नंबर 1, मादनियात के ट्रक, उन्हें कोई नहीं छेड़ता, वो जाते हैं सीधे, उनको पहुंचाना पता नहीं क्या है, वो जाते हैं सीधे। नंबर 2, जो तेल की स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से, उनको अमान है। बाकी बलूचिस्तान में किसी चीज़ को अमान नहीं है। ज़ायरीन को अमान नहीं है, आम इंसानों को अमान नहीं है, मुसाफिरों को अमान नहीं है, ट्रेन को अमान नहीं है, सिक्योरिटी इदारों को अमान नहीं है, अस्पतालों को अमान नहीं है, सहाफ़ियों को अमान नहीं है, वकला को अमान नहीं है। कोई नहीं बच सकता वहाँ पे। 2 चीज़ें बचती हैं, एक मादनियात के ट्रक, एक तेल के ट्रक। बाकी हर चीज़ को बलूचिस्तान में निशाना बनाया जाता है। DGISPR ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस ठीक नहीं है।
तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ हालिया मीटिंग में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की तारीफ की थी। डीजी साहब, आपको गवर्नेंस का कुछ पता नहीं है क्योंकि आपका ये काम नहीं है। आईएमएफ पूरी दुनिया की हुकूमतों के साथ डील करता है। वो कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस अच्छी है, वो तारीफ कर रहा है, और आप कह रहे हैं अच्छी नहीं है। एक्चुअली वहां जो हुकूमत है जिस पार्टी की, वो पार्टी आपको पसंद नहीं है, वो आपकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, और आप उसको खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह डील कर रहे हैं। एमएल वली खान का स्टेटमेंट मैं बता देता हूं। एमएल वली खान ने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट 2024 में एमएल वली खान ने 12 सितंबर को दिया था, जो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। उन्होंने कहा पुलिस ने मुजरिम को पकड़ा, दिफाई इदारे आके उसको, दहशतगर्द को पुलिस से लेकर चले गए। पुलिस एहतजाज कर रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे एसएचओ को निशाना बनाया, हमने उसको पकड़ा, दिफाई इदारे आते हैं, बंदा छुड़ा के ले जाते हैं। तो अगर वो दहशतगर्द है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आगे उसको इदारे छुड़ा के ले जाएं। अब नाज़रीन, मुज़ाकरात की बात करते हैं। DGISPR के मुज़ाकरात का क्यों कहता है, मुज़ाकरात करने की क्यों बात करता है, तो मैं याद दिला दूं 2004 में नेक मोहम्मद से अमन मुआहिदा किसने किया था? फौज ने। 2005 में बैतुल्ला महसूद से कौन मुज़ाकरात कर रहा था? 2006 में शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन मुआहिदा किसने किया था? 2008 और 9 में तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी से कौन मुआहिदे कर रहा था? अब ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम तो आप इमरान खान पे नहीं लगा सकते, ये काम तो खुद आप लोग कर रहे थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब अजीबोगरीब किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखकर इस्तीफ़ा नहीं दिया, लिहाजा ये इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। तो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं एक इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार का और दूसरा इस्तीफ़ा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का। एक ने इस्तीफ़ा दिया था बलूचिस्तान में और एक ने दिया था पंजाब में, और इन दोनों का इस्तीफ़ा टाइप करके दिया गया था, और नीचे सिर्फ इन्होंने अपने अपने दस्तखत किए थे, और ये दोनों इस्तीफ़े मंजूर हो गए थे। तो गंडापुर के इस्तीफ़े की दफ़ा आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हाथ से नहीं लिखा लिहाजा मंजूर नहीं होगा। नाज़रीन, DGISPR ने एक बात कही और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक फ़ोटो चिपका दी। बात DGISPR ने कही और फ़ोटो लगा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो बात मैं आपको सुनाता हूँ और वो फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिए आप कि DGISPR क्या कह रहे हैं और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने फ़ोटो कौन सी लगाई है, फिर आप बताइएगा कि ये सूट करती है या नहीं। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करें। हाँ जी, देखिए आपने तस्वीर। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।